हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरीके से आपने रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसी तरीके से अब आप रिफ्रैक्शन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना आपने शुरू कर दिया होगा। तो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हमने अभी तक एक लेक्चर किए हैं और उस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजों को समझा था कि आखिरकार रिफ्रैक्शन क्यों होता है। हमने देखा कि अगर लाइट को हम कभी भी किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भेजते हैं तब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करने के बाद लाइट की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में लाइट आपकी ट्रैवल करती है, पहले मीडियम में जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी उसके कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में जो लाइट है वो आपकी बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो ये भी हमने सीखा था कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, बेंडिंग क्यों है, क्योंकि अलग अलग मीडियम जो है उसकी डेंसिटी अलग अलग है, इस वजह से लाइट की स्पीड अलग अलग है, इस वजह से लाइट की बेंडिंग होती है। और कोई भी लाइट अगर आप उसे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हो तो अगर उसका रिफ्रैक्शन होता है तो उस रिफ्रैक्शन को होने के पीछे लाइट को दो बेसिक लॉज को फॉलो करना पड़ता है जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। और दूसरा लॉ हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा लॉ हमने लिखा था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका एक कांस्टेंट के बराबर होता है ना, ये हमने पढ़ा था। और इस कांस्टेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस कांस्टेंट को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली में इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अब जरा आज हम लोग इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पहले तो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आखिरकार आज हम जानना चाहते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो सेकंड लॉ था, इसे हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। और इस स्नेल्स लॉ में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिरकार क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए, जैसा कि बच्चों जैसा कि हमने देखा है कि अगर हम लाइट को किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भेजते हैं तो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करने पर लाइट बेंड हो जाती है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, बेंडिंग जो है लाइट की वो किसी मीडियम में ज्यादा होती है, किसी मीडियम में कम होती है, ठीक है। तो कोई भी मीडियम, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट को कितने एंगल से बेंड कर पा रहा है, यानी कितना ज्यादा बेंड कर पा रहा है या कितना कम बेंड कर पा रहा है, ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब आप एक लाइट को किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भेजते हैं तो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने पे जो लाइट की बेंडिंग होती है वो बेंडिंग कितनी है, ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है। और जो प्रॉपर्टी उस मीडियम की है उस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, आप कहेंगे कि इट इज अ मेजर, इट इज अ मेजर of the extent, it is a measure of the extent by which a light entering in a medium, a light entering in a medium is bent, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक मेजर है जो कि हमें बताता है कि जब लाइट किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी मीडियम में जब एंटर करती है तो वो किस हद तक, किस एक्सटेंट तक बेंड होती है।
अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग मीडियम में लाइट की बेंडिंग भी अलग अलग अमाउंट से होती है। ठीक है, तो अब जरा एक और तरीके से हम लोग लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड के टर्म्स में डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, स्पीड के टर्म्स में डिफाइन करने का मतलब है कि देखिए, जब लाइट का रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम के बीच में हो रहा है, तो जो पहला मीडियम है उस मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, और जो दूसरा मीडियम है उस मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ और होगी। यानी वो दो मीडियम जिसमें लाइट आपकी ट्रैवल कर चुकी है, उन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है। तो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड पहले मीडियम के कंपैरिजन में, या पहले मीडियम में लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में कंपैरिजन में, यानी हम यहां पर कर क्या रहे हैं, हम दो मीडियम में के बीच में लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं। दो मीडियम के लाइट की स्पीड को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। इस कंपैरिजन को भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो एक और तरीके से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा समझना। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल हो गया मीडिया। तो चूंकि आप दो मीडियम के बीच में लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हो, उनका रेशियो ले रहे हो, इसलिए मैंने यहां पर मीडिया लिखा है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, यानी कि जो दो मीडियम है उन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है। तो उन दोनों मीडियम में जब हम लाइट की स्पीड को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, यानी उन दोनों को का जब हम रेशियो लेते हैं, उस रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम लोग R.I सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। R स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव, I फॉर इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, दो टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। जो हमारा पहला टाइप है उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इसे RI लिख रहा हूं। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम हमेशा दो मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको कंपेयर करते हैं। अब दो में से एक मीडियम, कोई एक मीडियम होगा और दूसरा कोई दूसरा मीडियम होगा। तो अगर हम जो लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं, उनमें से जो दो मीडियम है, उन दो में से अगर कोई एक मीडियम हमारा वैक्यूम हुआ, यानी सपोज कर लो कि अगर हम ग्लास में लाइट की स्पीड को वैक्यूम से कंपेयर करें, या वाटर में लाइट की स्पीड को वैक्यूम में से कंपेयर करें, या हम एयर में लाइट की स्पीड को वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे कंपेयर करें, डायमंड में जो लाइट की स्पीड है उसको हम वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे कंपेयर करें। ठीक है, केरोसिन में जो लाइट की स्पीड है उसको हम वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे कंपेयर करें। यानी हम किसी भी एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसको वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है अगर उससे कंपेयर करते हैं, तब उस कंपैरिजन को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इसे, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज the speed of light of a medium with respect to speed of light
किससे कंपेयर करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है समझ रहे हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम लोग एन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आर आई तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं, तो स्मॉल एन सिंबल से करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कैसे लिखेंगे इसको मैथमेटिकली, तो देखिए जिस मीडियम में हम लाइट की स्पीड देख रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जिससे कंपेयर करते हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में हम लाइट की स्पीड देखना चाह रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है उसको हम लोग सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो मीडियम में लाइट की स्पीड है उसे हम लोग वी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हमने क्या लिखा कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमारा हो गया इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है बात। अब एक एग्जांपल समझिए, इसका एक एग्जांपल समझिए। सपोज करिए, इस एग्जांपल से आप बेहतर रिलेट कर सकते हैं। सपोज करें जैसे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हमारा होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर। और अगर स्पीड ऑफ लाइट सपोज करें कि आपके वाटर में है, वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो मान लीजिए कि हमारा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे वाटर में जो लाइट की स्पीड है उसको कंपेयर करना है वैक्यूम से, हम जानना चाहते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो वाटर से कितनी गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि वैक्यूम से कंपेयर करना है इसलिए हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो ये वाटर हम यहां W लिख दे रहे हैं। कितना है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, 3 × 10⁸, और वाटर में कितना है, 2 × 10⁸। ठीक है, तो आपका कट जाएगा और 3/2 होता है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो वाटर में जो लाइट की स्पीड है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा है, या वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड से 1.5 टाइम्स कम है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्नेल्स लॉ में एक कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा था, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें बताता है कि जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तब जो उसकी बेंडिंग होती है वो कितनी बेंडिंग होगी, इसका एक इंफॉर्मेशन हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। ठीक है, जिस मीडियम में जैसे जो कंपेयर करते हैं, तो जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो ज्यादा बेंडिंग, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपेयर करने पे, अगर कम है तो कम बेंडिंग। अब मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो किसी भी दो मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उस स्पीड के रेशियो को अगर हम कंपेयर करें, या उस स्पीड दो मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उस स्पीड के रेशियो को अगर हम निकालें तो वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पहला, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो दो मीडियम है, जो दो मीडियम जिसके बीच में हम लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं, अगर उन दो में से कोई एक मीडियम हमारा वैक्यूम होगा
तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा निकलेगा उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी भी एक मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसके रेस्पेक्ट में कितनी है, ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C/V, और रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आप किसी भी एक मीडियम में लाइट की स्पीड को वैक्यूम के स्पीड से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, वैक्यूम से, तब इसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे क्या है। तो बच्चा पहला तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला टाइप था वो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हमने लिखा था एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम है उस मीडियम, जिस मीडियम का आप कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम से, C/V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, मैंने बताया था कि सेकंड तरीके का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जैसे कि हमने देखा कि किसी भी एक मीडियम में हम लाइट की स्पीड को वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे अगर कंपेयर करते तो वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो कोई भी दो मीडियम आप उठा लीजिए, कोई भी दो मीडियम, और वहां पर अगर आप किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड को दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड से कंपेयर करते हैं और वहां दोनों में से कोई भी मीडियम वैक्यूम नहीं है, उसके अलावा कुछ है, जैसे आप एयर में लाइट की स्पीड को वाटर के रेस्पेक्ट में देखें, या वाटर में लाइट की स्पीड को ग्लास के रेस्पेक्ट में देखें, या वाटर में लाइट की स्पीड को डायमंड के रेस्पेक्ट में देखें, तो यहां पर जो दोनों मीडियम है उनमें से कोई भी हमारा वैक्यूम तो नहीं है ना। अगर कोई एक वैक्यूम हो जाएगा तब तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन दो मीडियम जिसमें आप लाइट की स्पीड कंपेयर कर रहे हैं, उन दो में से कोई भी एक मीडियम अगर हमारा वैक्यूम नहीं है तो उस केस में जो कंपैरिजन है स्पीड का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लिखोगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, इन वन मीडियम with respect to speed of light in another medium। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी एक मीडियम में, किसी भी एक मीडियम में अगर हम लाइट की स्पीड को किसी भी दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन का जो रेशियो है इसे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है, इसे हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे जो दो मीडियम है बच्चों, उसमें से कोई एक मीडियम को हम फर्स्ट मीडियम कहेंगे और दूसरे मीडियम को सेकंड मीडियम कहेंगे। तो अगर मुझे कंपेयर करना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ऑफ मीडियम वन, यानी पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसे मुझे कंपेयर करना है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू। यानी किसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं, मीडियम टू में जो लाइट की स्पीड है उसके रेस्पेक्ट में। इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ मीडियम वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? मीडियम 2 में। तो जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उसकी स्पीड को ऊपर लिखते हैं, इसे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय, और किसका देखना है? मीडियम 1 का। तो नीचे लिखेंगे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, मीडियम 2 को ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करना उसे ऊपर लिखेंगे और जिसका कंपेयर करना उसको नीचे लिखेंगे। तो मीडियम 1 का कंपेयर कर रहे हैं, नीचे लिखा मीडियम 1 के स्पीड ऑफ लाइट को। मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए उसे ऊपर लिखा है। मीडियम 2 में लाइट की स्पीड को हम v2 कह दे रहे हैं और मीडियम 1 में लाइट की स्पीड को हम v1 कह दे रहे हैं। यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये हमारा होगा v2 बाई v1। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इसे आप लोग लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिखेंगे? मेरे लिखने के पहले पहले आप बोलते चलिए। इसे N21 सिंबल से लिखेंगे। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहां विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 है इसलिए ऊपर आएगा मीडियम 1, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना? ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू v1 बाई v2। यानी जो हमारा N21 आ रहा है वो देखिए v1 बाई v2 आ रहा है। अगर कंपेयर करें 1 और 2 को तो इसमें v2 बाई v1, इसमें v1 ठीक उल्टा है ना। तो अगर हम कंपेयर करें 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आपको दिख रहा है कि N12 रेसिप्रोकल है N21 के, है ना भाई? N12 v1 बाई v2 बाई v1 है और N21 v1 बाई v2, ठीक उल्टा है ना, रेसिप्रोकल। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि N12 इंटू N21 ये आपका 1 के बराबर होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये हमारा 1 के बराबर है। क्यों? ये हमारा v2 बाई v1 है और ये हमारा v1 बाई v2 है, कैंसिल हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसको आप नोट कर ले बच्चों। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखते हैं, उसके बाद फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ नोट करते चलिए। कह रहे हैं दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, दी, आप मेरे साथ लिखते चलिए अपने कॉपी में क्वेश्चन को। दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, एयर is 3/2 and 4/3 रेस्पेक्टिवली। आप नोट कर ले, फिर हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इफ स्पीड of light in glass is 2 × 10⁻⁸ meter per second,
ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अच्छा देखिए, एक मिस्टेक हो गई, जब मैं आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल दे रहा था वहां पर मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिख दिया था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्चुअली वो ग्लास होगा, वहां पर आप अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब जरा पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, 3/2 और 4/3 रेस्पेक्टिवली, यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में, वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। एक तो ये आपको मेंशन किया गया है, और दूसरा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और इसे हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। कितना दे रखा है, 3/2 ये वाला है, और ये वाला आपका 4/3 के बराबर। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया है किस तरीके से लिखते हैं, किसके रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में, इसलिए ऊपर हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगा डिवाइडेड बाय, और किसका है ग्लास का, इसलिए नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऐसे सीखा था ना हमने, और ये हमारा हो गया यहां भी एयर के रेस्पेक्ट में, इसलिए हो जाएगा VA स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वाटर का है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी को मैंने लिखा है। कह रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये 3/2 दिया हुआ है, और लिखना हमने सीखा था कि पहले जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसकी स्पीड ऊपर, और जिसका देख रहे हैं उसकी स्पीड नीचे। तो एयर के रेस्पेक्ट में, इसलिए एयर का दोनों केस में, एयर के रेस्पेक्ट में तो ऊपर, और नीचे ग्लास और वाटर के रेस्पेक्ट में तो ग्लास और वाटर की स्पीड नीचे। ठीक है, अब आपसे क्या रहा है फाइंड करने को, ये तो आपको गिवन था, ये तो आपको गिवन था। अब आपको फाइंड करने को क्या कह रहा है, फाइंड करने को कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया वाटर में लाइट की स्पीड को, VW। क्लियर है बात। और एक और चीज गिवन है, ये मैं स्किप कर गया, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में आपको गिवन है। ठीक है, एक और चीज जो गिवन है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आप लोग खुद से अगर कोशिश करना चाहें तो करिए इसे वीडियो पॉज करके। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमें दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोशिश करना चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। कर लिया बच्चों। अब जरा हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन है इसका। देखिए, इन दो इक्वेशन को अगर आप देखें तो इन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट एयर में, ये न्यूमरेटर में कॉमन है ना। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में और स्पीड ऑफ लाइट वाटर में, यही बचेगा ना। और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में तो हमें दिया हुआ है, तो यहां पर ये तो हमें दिया हुआ, यही बचा ना सिर्फ जो हमें नहीं पता है। और इस साइड का तो रेशियो हमें पता ही है, दोनों का रेशियो लेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से अगर किसी दो मीडियम, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड को अगर सेम मीडियम के रेस्पेक्ट में दिया गया है
तो आप लिख कर, और अगर इन दो में से किसी एक मीडियम की लाइट की स्पीड के बारे में आपसे कह दिया गया है क्वेश्चन में और दूसरा पूछ रहा है, तो हमेशा इनका रेशियो लेंगे। ठीक है, ये 2016 में आपके सीबीएसई के क्वेश्चन, सीबीएसई में आ रखा है बोर्ड के पेपर में, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा रेशियो लेते हैं। तो अगर हम डिवाइड करते हैं, टेकिंग रेशियो ऑफ क्या कर रहे हैं हम लोग, रेशियो ले रहे हैं, रेशियो ऑफ 1 and 2। तो देखिए क्या है हमारा, ये हमारा है VA अपॉन VG, VA अपॉन VG डिवाइडेड बाय VA अपॉन VW, है ना। देखिए VA और VA कट गया ना हमारा, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, जब पहले आपने VA अपॉन VG लिया तो राइट हैंड साइड पर इसका 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, अब देखिए ये जो VW है ये आपका ऊपर चला जाएगा, और यहां पर 3 जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ रहा है, यहां से आपका आ रहा है VW अपॉन VG इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, और ये 2 और 4 दोनों डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 8। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, अगर VG को इस साइड ले आए तो VW क्या हो जाएगा, 9/8 इंटू VG। हमें VW ही तो निकालना है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और इसकी जगह 9/8 तो है ही है, और VG की जगह हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 2 से कट होकर 4 हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया, 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। 9 को 4 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ गया। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप ढूंढ कर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में फटाक से आपके 3 नंबर आ जाएंगे। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। बच्चों एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके का भी न्यूमेरिकल आ सकता है आपका, तो ये भी आप सॉल्व करना सीख लें। बड़ा सिंपल है, कह रहा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इफ refractive index of glass, ठीक है, for light going from air to glass is 3/2। ठीक है, 3/2। तो कह रहा है कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है, ये समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान सॉल्यूशन है। कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब, जब लाइट आपकी एयर से ग्लास में जा रही है। भाई लाइट कहां से जा रही है, एयर से, और कहां एंटर कहां कर रही है, ग्लास में एंटर कर रही है ना। तो ग्लास में जब लाइट एंटर कर रही है तो बेंडिंग तो ग्लास में होगी, तो बेंडिंग जब ग्लास में हो रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप कह सकते हो कि आपको गिवन है, क्या गिवन है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास का गिवन है। ठीक है, क्या हो गई है, क्योंकि लाइट आपकी एयर से ग्लास में जा रही है, इसलिए आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर।
और ये कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला केस कह रहा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। क्वेश्चन में तो एयर टू ग्लास था, अब उल्टा कर दिया है, अब ग्लास टू एयर कर दिया है। तो लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, दूसरा मीडियम यहां एयर है, तो बेंडिंग तो एयर में होगी ना। जब बेंडिंग एयर में हो रही है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें एयर का ही देखना पड़ेगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, v, n नहीं v, ये आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ग्लास का है Vg अपॉन Va और एयर का है Va अपॉन Vg, ठीक उल्टा है ना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये हमारा है इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना बच्चों, ठीक उल्टा है ना। तो अगर भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन, इसकी जगह 3/2 अगर आप पुट कर देते हैं तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2/3। तो कितना आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ठीक उल्टा, 2/3। ठीक है, एक चीज और नोटिस कर लीजिए, एक नोट भी आप लिख लीजिएगा, और ये नोट क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में स्पीड का रेशियो है, न्यूमरेटर में भी स्पीड, डिनोमिनेटर में भी स्पीड, दोनों का यूनिट सेम है ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप नोट लिख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है इट हैज नो यूनिट्स, कोई यूनिट इसका, जैसे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, नोट करिए, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का एक आखिरी टॉपिक है, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 10 मिनट इस लेक्चर को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसको हमने नाम दे रखा है ABCD। अब ये जो ग्लास स्लैब है इसके ऊपर का जो मीडियम है, ये ऊपर का मीडियम हमारा एयर है, ठीक है। ये जो ग्लास के अंदर, ग्लास स्लैब के अंदर का जो मीडियम है वो ग्लास है, तो बहुत क्लियर है। और फिर नीचे जो मीडियम हमारा है ये हमारा फिर से एयर है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर नोटिस कीजिए, ये ऊपर एयर है और ये ग्लास है नीचे। तो एयर और ग्लास को सेपरेट करता हुआ जो ये AB सरफेस हमें नजर आ रहा है, तो कोई भी ऐसा सरफेस, कोई भी ऐसा लेयर जो दो अलग अलग मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरफेस। यानी यहां पर जो AB हमारा है, ठीक है, यहां पर जो हमारा AB है, AB हमारा क्या है, क्या कहेंगे इसे हम लोग एयर ग्लास इंटरफेस कहेंगे। पहले मीडियम जहां से लाइट आपकी आ रही है उसका नाम लेते हैं, और फिर जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका नाम लेते हैं। तो AB हमारा हो गया एयर ग्लास इंटरफेस। क्या हो गया, एयर ग्लास इंटरफेस, ठीक है। अब इस एयर ग्लास इंटरफेस पे हम एयर से एक लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट रे है। अगर सपोज करो कि ये ग्लास हमारा नहीं होता, तो ग्लास नहीं होता तो क्या होता, एयर होता। तो चूंकि ये भी एयर, ये भी एयर, ये भी एयर, अगर ऐसा होता तो लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, यानी इसी लाइन के अलोंग आप इस तरीके से अगर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ होता अगर यहां पर हम कोई ग्लास स्लैब नहीं रखते तो। लेकिन हमने यहां पर एक ग्लास स्लैब रखा है, और ग्लास स्लैब रखने की वजह से अब मीडियम एयर से चेंज होकर ग्लास हो जा रहा है।
तो लाइट क्या होगी, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, ये ओ आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, ये परपेंडिकुलर यानी जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है इसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं बच्चों, हमने पढ़ रखा है, इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अब क्या हो रहा है, अब लाइट आपकी एयर से, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एबीसीडी जिसका ऊपर वाला इंटरफेस हमारा एयर ग्लास इंटरफेस है, और एयर से हम एक लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, और ये आकर ओ पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहां पर आकर इंसिडेंट होती है। तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर हमने इंटरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये ग्लास स्लैब हमारा नहीं होता देन दिस लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड इन दिस स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, ऑलराइट। लेकिन ग्लास होने की वजह से लाइट आपकी एयर से ग्लास में एंटर करेगी, तो एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा उसको डेंसर, जिस मीडियम की डेंसिटी कम उसे रेयरर। तो लाइट यहां पर आपकी रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर लाइट हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो एज ए रिजल्ट जो लाइट है उसकी नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो जाएगी, और ये लाइट आपकी बेंड होकर इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करेगी। ये कौन सी लाइट रे है, ये आपकी वो लाइट रे है जो एयर से ग्लास में एंटर करने की वजह से बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ये आपका रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। और रिफ्रैक्टेड लाइट रे का नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फिर आप लिखेंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे कि सिंस light moves from air to glass, from air to glass, it bends towards the normal। क्या होगा, लाइट की बेंडिंग किधर हो रही है, नॉर्मल के टुवर्ड्स। उसके बाद ये लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के बाद इस ओ डैश पॉइंट पे आकर इंसिडेंट होती है। कौन से इंटरफेस पे, डीसी इंटरफेस पे। ये जो डीसी है, ये डीसी क्या है, ये लाइट ग्लास से ट्रैवल कर रही है और उसके बाद एयर में आ जाएगी, तो ग्लास से एयर में आ रही है, इसलिए इस इंटरफेस को हम लोग ग्लास एयर इंटरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, ग्लास एयर इंटरफेस। सही कह रहा हूं मैं, क्लियर है। अब क्या होगा, अब हम तो हमेशा ही करते हैं भाई, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो अब क्या होगा, कायदे के अनुसार लाइट को इस स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाहिए था अगर यहां पर आपका एयर नहीं होता, ग्लास ही रहता तो। लेकिन चूंकि अब लाइट ग्लास से एयर में आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट की जो बेंडिंग है वो किधर हो रही है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो लाइट रे आपकी है, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे, और ये जो लाइट रे इसे हम लोग इमर्जेंट लाइट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इमर्जेंट लाइट रे। इमर्जेंट, ये आपका रिफ्रैक्टेड है, और ये क्या है, ये आपका इंसिडेंट है ना। तो जो इमर्जेंट लाइट रे है उसका नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट क्या है कि अब हमारा सिंस लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, अब लाइट कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर में, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो हम कंक्लूड कर रहे हैं, नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या देखा जाता है, फर्स्ट पॉइंट, कि जब इस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में एयर से ग्लास, ग्लास से एयर में लाइट आती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों इस केस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरी बात अगर आप नोटिस करें तो जो आपका ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट रे और जो फाइनल इमर्जेंट लाइट रे है, आप देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप लिखिएगा कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, बस हो क्या रहा है कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे से थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। ठीक है, ये सपोज करें ये d डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो गई है, इस d को हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट कि इमर्जेंट रे is shifted by some distance called lateral shift। क्या नाम देते हैं हम लोग इसको, lateral shift कहते हैं या lateral displacement भी कहते हैं। ठीक है, D सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए मैं एक बार 2 मिनट में आपको फटाफट से कंक्लूड कर देता हूं हमने क्या पढ़ा है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD, जहां AB इंटरफेस पे लाइट को हम एयर से ग्लास में भेजेंगे, इसीलिए इसे एयर ग्लास इंटरफेस कहते हैं। और DC में लाइट हमारा ग्लास से एयर में जानी चाहिए, इसलिए इसे ग्लास एयर इंटरफेस कहते हैं। जब आप एयर से लाइट को इंसिडेंट करते हो एयर ग्लास इंटरफेस पे, तो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब अगर हमारा कुछ भी यहां प्रेजेंट नहीं होता तो ये लाइट आपकी इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ ट्रैवल करती है। लेकिन चूंकि ग्लास हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो दूसरे मीडियम में एंटर करने पर लाइट की बेंडिंग हो जाएगी। चूंकि लाइट यहां एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयरर से डेंसर मीडियम है, इसलिए इसकी बेंडिंग टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो रही है, इसलिए आपको रिफ्रैक्टेड रे मिल रहा है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर अब ग्लास एयर इंटरफेस पर O' पॉइंट पर फॉल करने के बाद लाइट आपकी वापस से एयर में इमर्ज करेगी। तो अब ये ग्लास से एयर डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है, देयरफॉर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये रे आपका इमर्जेंट रे है, इसे हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है। देखा जाता है इस केस में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इंसिडेंट रे जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और जो फाइनल इमर्जेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से थोड़ी सी शिफ्टेड होती है, जिसे हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। इसे आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लें। कर लिया बच्चों, नोट कर लिया? ठीक है, तो आज हमने रिफ्रैक्शन का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। अब अगली क्लास, जैसे पिछले क्लास मिरर, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ा था, कि स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ा था। यहां पर भी हमें रिफ्रैक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस के थ्रू पढ़ना है, जिसे हम लोग लेंस कहते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप यहां तक की पढ़ाई अच्छे से करें। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है, प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो हम आपके लिए डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर इससे कुछ सीख सकें। अच्छा बच्चों, इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को, इंस्टीट्यूट में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं, और ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को और बाकी लोगों को रेकमेंड भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। 9 10th को हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, 10th को 9th को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, और 11 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना काफी है, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी। ओके, पढ़ाई करिएगा जरूर, बाय।